पंचायत चुनावों की सरगर्मी बढ़ने वाली है, लेकिन इस बार का चुनाव पहले जैसा बिल्कुल नहीं होगा। कुछ बहुत बड़े और कह सकते हैं चौंकाने वाले बदलाव हुए हैं। और अगर कोई गांव की राजनीति को करीब से देखता है, तो उसके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि इस बार वोट डालने से लेके चुनाव लड़ने तक का पूरा तरीका ही बदलने वाला है। जरा सोचिए, 2026 में जब कोई अपना सरपंच चुनने जाएगा तो उसे ईवीएम का बटन नहीं दबाना होगा, बल्कि स्याही वाली मोहर लगानी पड़ेगी। जी हाँ, आपने सही सुना। हम टेक्नोलॉजी के इस दौर में वापस पुराने बैलेट पेपर की तरफ लौट रहे हैं। और सुनिए, ये सिर्फ एक बदलाव नहीं है, और भी बहुत कुछ है। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं इसी सबसे बड़े बदलाव की, वोट डालने के तरीके की। ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग ने भविष्य के साथ साथ थोड़ा अतीत को भी गले लगाने का फैसला कर लिया है। देखिए, पिछले कई चुनावों से हम सबको ईवीएम से वोट्स देने की आदत सी पड़ गई थी, है ना? लेकिन अब चुनाव आयोग एक हाइब्रिड मॉडल लेकर आया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक ही चुनाव में ईवीएम का बटन भी दबाना होगा और बैलेट पेपर पर ठप्पा भी लगाना होगा। लेकिन यहाँ एक सवाल और है, ये चुनाव इतने लंबे समय से रुके क्यों थे? इसका जवाब छिपा है अदालती कार्रवाई में, जिसने अब जाकर इन चुनावों का रास्ता साफ किया है। असल में सारा मामला पंचायतों के पुनर्गठन यानी कि परिसीमन को लेकर फंसा हुआ था। कुछ गांवों की सीमाओं को बदलने का जो फैसला हुआ, उसे अदालत में चुनौती दे दी गई। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि ये प्रक्रिया ठीक से नहीं की गई और बस इसी वजह से पूरी चुनाव प्रक्रिया ही रुक गई। ये मामला हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाएं खारिज कर दी और एक डेडलाइन तय कर दी, 15 अप्रैल 2026। मतलब इस तारीख से पहले चुनाव कराने ही होंगे। इसमें अब कोई रियायत नहीं मिलने वाली। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि अदालतों को राज्य की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बेवजह दखल देने से बचना चाहिए। ये एक तरह से साफ इशारा था कि छोटी-मोटी तकनीकी वजहों से चुनावों को रोका नहीं जा सकता। तो चलिए, अब इस हाइब्रिड मॉडल को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मतलब जब कोई वोट डालने जाएगा तो बूथ के अंदर असल में होगा क्या? ये समझना बहुत आसान है। देखिए, जो नए दिशा निर्देश हैं उनके मुताबिक पंच और सरपंच के पदों के लिए वोटिंग होगी पुराने तरीके से, यानी मतपत्रों और बैलेट बॉक्स के जरिए। और वहीं पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के लिए चुनाव ईवीएम से ही कराए जाएंगे। तो सवाल उठता है कि भाई आखिर ये बदलाव किया ही क्यों गया? देखिए, चुनाव आयोग का तर्क ये है कि सरपंच और पंच के चुनाव में इतने ज्यादा उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं कि सबके लिए ईवीएम का इंतजाम करना, उन्हें मैनेज करना, ये सब बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो बैलेट पेपर का इस्तेमाल करके इस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा आसान और कम खर्चीला बनाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, वोटिंग के तरीके के अलावा एक और बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और वो ये तय करेगा कि चुनाव लड़ कौन सकता है। एक ऐसा नियम जो पिछले 30 सालों से चला आ रहा था, उसे अब खत्म कर दिया गया है। जी हाँ, पूरे 30 साल 1995 में भैरों सिंह शेखावत सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए ये नियम बनाया था। लेकिन अब ये नियम इतिहास बन चुका है। कैबिनेट ने ये फैसला ले लिया है कि अब 2 से ज्यादा बच्चों वाले लोग भी पंचायत और नगर पालिका के चुनाव लड़ सकेंगे। ये एक ऐसा फैसला है जो हजारों लोगों के लिए राजनीति के दरवाजे खोल सकता है। पहले होता ये था कि उम्मीदवारों को इस तरह का एक घोषणा पत्र देना पड़ता था जिसमें लिखा होता था कि उनके 2 से ज्यादा बच्चे नहीं हैं। ये शर्त कई काबिल और सक्रिय लोगों को चुनाव लड़ने से रोक देती थी। अब ये बाधा पूरी तरह से हट गई है। तो इन सभी बदलावों का, चाहे वोटिंग का तरीका हो या चुनाव लड़ने की शर्त, गांव के लोगों और वहां के विकास पर असल में क्या असर पड़ेगा? देखिए, जब चुनाव टलते हैं तो सारा काम प्रशासकों के हाथ में आ जाता है और इससे अक्सर फैसले लेने में देरी होती है। अब जब एक चुनी हुई सरकार आएगी तो उम्मीद है कि गांव के विकास के लिए जो फंड मिलता है उसका बेहतर इस्तेमाल होगा और स्थानीय मुद्दों पर तेजी से काम होगा। और हाँ, इससे नए और युवा चेहरों को भी आगे आकर नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। तो आखिर में सवाल यही है, क्या वोटिंग का ये नया पुराना तरीका और चुनाव लड़ने की बदली हुई शर्तें राजस्थान की ग्रामीण राजनीति में कोई असली बदलाव ला पाएंगी? क्या नए चेहरे और नई नीतियां गांव की तस्वीर सच में बदल पाएंगी? इसका जवाब तो अब आने वाला वक्त और वहां के मतदाता ही देंगे।